there is a one quote which I like it, that okay, be happy with your progress but don't get satisfied, because satisfaction is for the weak people. So I want to introduce you to Sushant, who has recently, not recently, in fact 5 months हो गए इनको, he has cleared NABARD grade A और he belongs to Mumbai. इनके पापा पुलिस में हैं और इनका जो बैकग्राउंड रहा है, it has been UPSC civil services. He has been preparing for that for 5 years. He has given 3 damn interviews for UPSC और NABARD में इनका सेकेंड अटेम्प्ट था, राइट? Yes sir. और अभी ये RBI एम कर रहे हैं. So I think he will be able to tell you more about him. I'll just take the honor to put this batch, which is Achievers batch, for achievers like him. And he doesn't seems to be from Mumbai actually. I've met many people from Mumbai. मतलब बहुत फास्ट होते हैं वो और दे आर लाइक वेरी अलग पर्सनालिटी होती है, बट ये लगते नहीं है. और लेकिन ये कोर मुंबई से ही है, ये बोल रहे हैं वहीं पे रहे हैं शुरू से. सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक. बाकी आप बताइए अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा. जर्नी के बारे में कुछ नहीं, मैंने बेसिकली इंजीनियरिंग किया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग. उसके बाद प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया था, ऑयल एंड गैस. उसमें एज ए डिज़ाइन इंजीनियर काम किया हुआ है 3 साल तक. उसके बाद सिविल्स का प्रिपरेशन चालू कर दिया और मेरा एक्चुअली मैं उसके VCS साइकिल में अटक चुका था. प्रीलियम मेंस इंटरव्यू. तो पिछले साल से मैंने सोचा कि थोड़ा नाबार्ड वगैरह भी ऑलमोस्ट सेम ओवरलैप है. तो पिछले साल मेंस वगैरह रह गया था और इस साल मतलब हो गया. उसके साथ बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हुए, तो ऑलमोस्ट लंबी लिस्ट है वो तो. So how EduTech was helpful in your journey, if at all? I'm asking him this question for the first time. Sir, actually I came to know about NABARD from the EduTech only. Like there is a YouTube strategy session, no? One day during the pandemic period, I was watching that. So from there I came to know about that there is some exam like NABARD. Otherwise NABARD के बारे में हम लोग सिर्फ वो स्कीम्स में पढ़ते थे. तो फिर उसके बाद थोड़ा NABARD के बारे में पता चला. इवन हर साल मैं प्रीलिम्स को जाने से पहले सिर्फ मैराथन सेशन देख के जाता हूँ जो है. एंड पूरा मटेरियल भी पूरा EduTech का ही है मेरा एक्चुअल में. जो 11 PDF आते हैं ARD के, वो पढ़ के जाता हूँ. ESI के लिए मैं कुछ करता नहीं हूँ बेसिकली. वो मेरा वो जो बैकग्राउंड है उसी के ऊपर है. और क्वांट रीजनिंग भी खुद से ही है. कंप्यूटर का तो वो 80 पेजेस का PDF और 400 MCQ लिए हुए 2020 में आपने, उसी के ऊपर चल रहा है. तो पूरा EduTech ही है बेसिकली मेरा. So nice to listen to that. और बाकी NABARD में आपने और भी लोगों से मिले होंगे, तो are there more people who have taken help from EduTech there? या आप बात नहीं करते हो कि कहाँ से पढ़ा था? नहीं ठीक सर, वो कैसा है ना, मैं इसको ये कर सकता हूँ कि एक जैसे UPSC के लिए कोर इंस्टीट्यूशन है ना, वैसे ये NABARD इसके लिए EduTech एक कोर इंस्टीट्यूशन है बेसिकली. सम और द अदर वे 60% ऑफ द प्रिपरेशन कम्स फ्रॉम दिस लाइन ओनली. ऐसे मुझे मैक्सिमम मेरे सर्कल में देख के लगा हुआ है. चलो, थैंक यू.
हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ सक्सेस स्टोरी सेशन ऑफ नबार्ड ग्रेड ए टॉपर्स। और आज हमारे साथ है सुशांत पोगले, जिन्होंने रिसेंटली नबार्ड ग्रेड ए एग्जाम को क्लियर किया है। दोस्तों, इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले और सुशांत से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगा रिगार्डिंग सुशांत पोगले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दोस्तों, पहली बात तो ये कि सुशांत ने इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक बहुत ही अच्छी प्राइवेट जॉब जो है छोड़ी थी। और बहुत मुश्किल होता है जब आप एक बहुत अच्छी प्राइवेट जॉब में हों, उसके बाद उस जॉब को छोड़ के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सुशांत ने इस एग्ज़ाम से पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है और यूपीएससी के 5 अटेम्प्ट्स में उन्होंने 5 बार मेंस क्लियर किया है और 3 बार इंटरव्यू दिया है, विच इज़ क्वाइट रिमार्केबल। और दोस्तों, अगेन यूपीएससी प्रिपरेशन करते हुए उन्होंने प्लान बी को जो है डिसाइड किया और प्लान बी को एग्जीक्यूट किया और फाइनली वो नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर बने। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सुशांत पोगले इज कि इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है खुद को फेलियर के बाद दोबारा से उठाना, रीग्रुप करना, क्योंकि आपका जो फ्यूल है ना वो स्पेंड हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पर सुशांत पोगले एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं, जहाँ पर उन्होंने हर फेलियर के बाद, हर क्लोज फेलियर के बाद खुद को दोबारा से उठाया और इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया। तो सुशांत, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। सुशांत, थैंक यू। सुशांत, कैन यू टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ टू आवर स्टूडेंट, थोड़ा ब्रीफ में, अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, अबाउट योर प्रिपरेशन बैकग्राउंड, अबाउट योर जॉब, और किस तरीके से आपने इस एग्ज़ाम को टारगेट किया? बेसिकली मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरा ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है एंड आई एम 2014 पास आउट। उसके बाद 3 साल मैंने, जैसे सर ने बताया, 3 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया हुआ है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में। उसके बाद मैंने सिविल्स की प्रिपरेशन चालू किया। उसका रीज़न, मल्टीपल रीज़न थे बेसिकली, कि फैमिली बैकग्राउंड की वजह से थोड़ा सा वो सीड तभी सो हो चुके थे कि थोड़ा सा तो गवर्नमेंट के सेक्टर में कुछ कर सकते हैं। और थोड़े कुछ इंसिडेंट हुए, जैसे कि साइट में लोगों के साथ कनेक्ट कर पाना, वहाँ पे छोटे स्केल पे भी अगर कुछ कर पाते तो अच्छी मतलब फीलिंग आती है। तो थोड़ा गवर्नमेंट सेक्टर उसे बेटर स्केल पे वो सेम इम्प्लीमेंट करने को अपने को अपॉर्चुनिटी देता है। तो उस वजह से एक पुश फैक्टर मिल गया कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। तो उसी तरह से मैंने यूपीएससी का अटेम्प्ट देते रहा हूँ। और बीच में फिर मैंने आई विल लाइक टू करेक्ट सर, नॉट एज अ ऑप्शन बी बट जस्ट एज अ मीन्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नबार्ड भी इक्वली ये करता है, अपने को दे सकता है कि, क्योंकि जॉब प्रोफाइल देखा जाए तो उस वजह से मैंने नबार्ड के लिए ये अटेम्प्ट दे दिए। दिस वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट इन द नबार्ड। राइट। सुशांत, बहुत मुश्किल होता है जॉब को क्विट करना। आप एक बहुत अच्छी प्राइवेट जॉब में थे, डिज़ाइन इंजीनियर का आपका प्रोफाइल था, तो कैसे वो आपने एक हार्ड डिसीजन लिया कि मुझे जॉब क्विट करनी है और अब प्रिपरेशन में आना है? सर, इसके ना एक रीज़न था, क्योंकि मेरा साथ जो एक कलीग थे ना, जो प्राइवेट सेक्टर में थे, उन्होंने एक्चुअली ऐसे किया था कि मेरे में डालते थे कि तुझ में पोटेंशियल है भाई, तू कर सकता है। बट उन्होंने 1 साल में, उनका एकदम प्लान था, तो उन्होंने 1 साल में अपना जॉब छोड़ के चालू कर दिया था प्रिपरेशन। तो वहाँ से मुझे ये मिल रहा था कि थोड़ा मुझे भी कर लेना चाहिए, और उनको जल्दी से सक्सेस भी मिल रहा था, तो मुझे लग रहा था वैसे। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जब भी आपको सिविल्स के या फिर किसी भी गवर्नमेंट के प्रिपरेशन में जाना होता है, तो आपको एटलीस्ट 3 साल का या प्लान लेके चलना होता है कि आप 3 साल का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खुद से मैनेज कर लो। तो मैंने वो एक थोड़ा सा टारगेट रखा था। लकीली मुझे अच्छा खासा मतलब वो सब सेट होने के बाद मैंने सोचा था कि ठीक है, अभी मैं अपने आप को 3 साल का प्रिपरेशन स्पैन खुद के बेसिस पे दे सकता हूँ, इंक्लूडिंग सारी कोचिंग की फीस वगैरह। और वो सब अचीव करने के बाद, ये सब करने के बाद, और एक बार फैमिली से डिस्कस करने के बाद, आई वॉज एबल टू कन्विंस माई सेल्फ कि हाँ, अभी यू कैन प्रिपेयर फॉर दी सिविल सर्विसेज। आपने बोला फैमिली को कन्विंस करना। देखो, मदर को कन्विंस करना बहुत आसान होता है, लेकिन फादर को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक जॉब कर रहे होते हो, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होती है, फादर को दिख रहा होता है कि आप सेटल हो गए हो। तो पापा को कैसे मनाया कि मैं जॉब छोड़ के तैयारी करना चाहता हूँ? सर, यहाँ पे मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। मेरी केस उल्टी चल रहे थे एक्चुअली, कि मतलब मेरे पापा वगैरह और मम्मी दोनों ही हमेशा बोलते थे कि ठीक है, प्राइवेट सेक्टर एक अच्छा जॉब है, बट एक टैलेंट है या फिर थोड़ी पोटेंशियल है, नॉट अ टैलेंट आई विल से, तो एक बार कोशिश कर ले। तो इनफैक्ट आई विल से कि वो मुझे कन्विंस कर रहे थे कि जॉब छोड़ मत, बट जॉब के साथ तो प्रिपरेशन कर ले। बट वो जॉब के साथ मैनेज नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने फिर वो कर लिया। तो मैंने बस उनको कन्वे किया था, उनका ऐसा था कि हाँ, तुम्हें जो ठीक लगता है वो कर लो, हम लोग आपके साथ है बेसिकली। ग्रेट। सुशांत, आपकी ना यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। ठीक है, इंटरव्यू तक गए, फिर दोबारा से स्टार्ट किया,
तो इस पर्टिकुलर जर्नी में कभी ऐसा फील हुआ कि यार मैंने गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब छोड़ के गलती कर दी यार, ऐसी फीलिंग आई कभी? अगर आई तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया? सर बेसिकली जो सिविल सर्विसेज की साइकिल होती है बहुत ज़्यादा लंबी होती है। एक दो बार फेल्योर हो जाए तो स्टार्टिंग में तो इंसान समझता है चलो थोड़ी सी कमियां रह गई, लेकिन अगर 3 बार 4 बार फेल्योर आ जाए तो ऐसे एरिया बंद हो जाते कि अभी इम्प्रूवमेंट करूँ तो कहाँ करूँ। तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा फीलिंग आनी चालू हुई थी कि मतलब अच्छा खासा सब छोड़ के आ गया हूँ, क्यों छोड़ा होगा। उसके साथ या 2 अटेम्प्ट के बाद वापस चला जाना चाहिए था, एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस से कुछ मिल जाता मेरे को। उसके बाद ऐसे भी होता है ना कि बहुत सारे दोस्त होते हैं जो 3 अटेम्प्ट के बाद छोड़ के चले जाते और अच्छे खासे सेटल हो जाते, उसके बाद भी लगता था। बट सर इसके लिए ओवरकम करने के लिए बेसिकली जो फैक्टर मेरे लिए काम किए, एक तो मेरे जो कट ऑफ मिस हो रहे थे बहुत लाइक 1.5 मार्क्स 0.4 मार्क्स ऐसे मार्क्स से हो रहे थे, तो वहाँ पे तो लगता था कि चलो यू आर ऑलमोस्ट देयर, 1 साल और कर लेंगे। दूसरा था सर कि एक फैक्टर था ना, मेरा सर्कल जो था ना उसमें कैसे हो रहा था, हर साल कोई ना कोई सिलेक्ट हो ही जा रहा था। तो फिर वहाँ से एक अच्छे से मोटिवेशन मिल जाता था कि भाई ये सिविल्स में हो गया, ये नाबार्ड में हो गया, आरबीआई में हो गया, तो वो एक अच्छा सा फैक्टर था। और तीसरी तो मेरी फैमिली, दे लाइक कि कर ले अभी तो और है ही, तो अगले साल हो ही जाएगा। और सुशांत, आपने बताया कि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है, तो यूपीएससी में आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे 5 आपने मेंस लिखे, 3 इंटरव्यू दिए, तो क्या लर्निंग्स वहाँ पे मेजर रही यूपीएससी से आपकी? सर सबसे बेस्ट लर्निंग होती है ना यूपीएससी से, वो अपने को सिखाता है कि मतलब कैसे हर एक चीज़ को समझना है अपने सराउंडिंग में। वो सिर्फ मतलब थियोरटिकल नहीं होता है, क्योंकि यूपीएससी का पूरा एग्जाम ही एप्लीकेशन बेस्ड हो चुका है, तो वो एक चीज़ हो चुकी है। दूसरा एकदम ना इतना बड़ा सिलेबस, सिमिलरली लाइफ के भी इतने सारे एस्पेक्ट कैसे मैनेज करने, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट। और इंटेंजिबल गेन जो है परसिवरेंस, अभी आप हम जैसे जॉब में भी हो या कहीं पे भी हो, 7 घंटा 8 घंटा कितने भी दे दो, कितना भी क्रिटिकल टास्क दो, ऐसा बर्डन नहीं लगता है कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, बड़े बड़े चलिए। तो आपने एग्जैक्टली डिसाइड कब किया कि मुझे नाबार्ड ग्रेड ए या फिर कोई और एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहिए? जब क्योंकि आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे थे, अच्छा रिजल्ट भी आ रहा था, मतलब काफ़ी ऊपर तक आप जा रहे थे, तो ये डिसीजन कब लिया आपने कि मुझे स्विच करना चाहिए या फिर किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए? सर बेसिकली नाबार्ड के बारे में हम लोग हमेशा स्कीम्स में वगैरह पढ़ते रहते थे, बट नाबार्ड का रिक्रूटमेंट के ऊपर कभी ध्यान दिया नहीं। बट अभी पैंडमिक टाइम में जैसे यूट्यूब वगैरह में एक स्ट्रैटेजी सेशन आते रहते, तो सडनली एक दिन अक्रॉस आ गया वीडियो कि मतलब कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो तभी देखा तो एक ARD छोड़ के ऐसा लगा कि ये सब तो मैंने पढ़ा हुआ है। बस वो प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा क्वांट रीजनिंग एक अलग फैक्टर था, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरा क्वांट रीजनिंग स्ट्रांग है, बट वो स्पीड वाला मैथ्स था वो मुझे पता था कि मेरा इतना नहीं है। बट एक था कि मैथ्स स्ट्रांग है तो मतलब थोड़ा रिवीजन वगैरह ये ट्रिक देख के कर लूँगा। तो उस वक्त मैंने सोचा, तो 2021 का अटेम्प्ट मैंने दे दिया प्रॉपरली। प्रीलिम्स तो मतलब वो QRE वैसे भी ये हो चुका था, क्वालिफाइंग हो चुका था, तो वो तो निकल गया प्रीलिम्स। बट फिर मेंस में मैंने ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया। बट मैंने उसी साल मतलब बेसिकली एजुटॉप के स्ट्रैटेजी सेशन में आई थिंक हर्षद सामंत सर का किसी का तो वो था, मुझे वो भी याद है, तो वहाँ पे मैंने ये कर लिया। हाँ, एक और बात पूछना चाहूँगा कि जब हम नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के होते हैं और नाबार्ड का सिलेबस देखते हैं, तो 2 चीज़ें हमें पक्का परेशान करती हैं, एक है ARD और एक है करंट अफेयर, क्योंकि ओरिएंटेशन बहुत डिफरेंट है, और खासकर उस बच्चे के लिए जो यूपीएससी बैकग्राउंड का हो। तो आपने कैसे खुद को प्लान किया कि यार मुझे ये 2 कंपोनेंट्स टारगेट करने हैं और अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन है उसको भी यूटिलाइज करना है? तो वो स्विच कैसे था फ्रॉम यूपीएससी टू नाबार्ड? हम लोग ना कोई भी एग्ज़ाम अगर चालू करें ना, उसके पहले ना अपने को सबसे पहले समझना चाहिए कि हर एक एग्ज़ाम का अपना डिमांड होता है, तो वो एग्ज़ाम के डिमांड को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये एग्ज़ाम का डिमांड ना इजीली समझ में आ सकता है कि अगर आप उसका सिलेबस देख लो, और सिलेबस के साथ PYQ भी देख लेने चाहिए। वैसे नाबार्ड का एग्ज़ाम मुझे तो सबसे ज़्यादा सॉर्टेड लगने लगा है अभी, कि मतलब उनका कैसा होता है ARD में आप देखोगे ना, स्टैटिक के क्वेश्चन पूरे ARD पे कभी नहीं आने वाले। 1-2-3 चैप्टर है फिक्स्ड, एनिमल हस्बेंड्री हुआ, सॉइल वाला हुआ, तो उसके ऊपर अपने को भी पता। बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये अपने अच्छे से कर लेने चाहिए। और करंट अफेयर के लिए इनफैक्ट पूरे नाबार्ड के मैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन के लिए सबसे बेस्ट रिकमेंड करता हूँ, जितने MCQ सॉल्व कर सकते हो करो। क्योंकि क्या होता है, जैसे रिसेंटली मुझे इस साल का मेरा एग्जाम्पल है, अपनी जो फूड सिक्योरिटी मिशन वाले में 3 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये kg में मिलता है राइस वीट और ये सब। तो इतनी बार स्कीम पढ़ रही 4 साल से, बट पूरा उल्टा बैठा हुआ था। बट सडनली मैंने एग्जाम के पहले ना वो MCQ में गलत कर लिया था, तो उसके बाद वो इतने दिमाग में फिट हो गया कि वो मेंस में 2 मार्क्स के लिए आ गया।
तो फिर MCQ सॉल्व करना इज़ द बिगेस्ट की। तो आपके अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर चुका है तो उसको कितना आइडियल टाइम चाहिए फॉर नबार्ड प्रिपरेशन? सर UPSC प्रिपरेशन से ना दो चीज़ें, ESI का तो सब्जेक्टिव, ESI और ARD का सब्जेक्टिव आपका सॉर्टेड है, उसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस टाइपिंग का स्पीड बढ़ा लो और वो 600 वर्ड के लिए थोड़ा सा ये कर लो, आपके पास 10 15 20 पॉइंट तो होने ही वाले हैं। बस ARD का वो जो स्टैटिक क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे मुझे याद है लास्ट ईयर क्रॉस ब्रीडिंग के क्वेश्चन आ गया था, बट ऐसे मत देखो कि वो क्रॉस ब्रीडिंग पे क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, अपने को सिर्फ क्रॉस ब्रीडिंग वाला पता नहीं होगा, बाकी का तो होगा। और तो टाइम ड्यूरेशन कहा जाए तो सर ऐसा नहीं, हर एक का ग्रास्पिंग पावर भी अलग होता है, बट अगर एकदम अच्छे से जैसे कि थोड़ा बहुत PYQ वगैरह देखिए या फिर किसी एक का गाइडेंस मिल जाएगा ना अच्छे से, तो आप मतलब मुझे खुद लगता है कि 2 महीने में या 3 महीने में हो सकता है। बट हाँ, फुल टाइम है, ऐसे नहीं कि मतलब रोज़ 2-3 घंटा पढ़ाई करोगे तो वो नहीं पॉसिबल। तो आपका सोर्स ऑफ गाइडेंस क्या था? सर मैं ओपनली बोलूँगा कि मैंने ना एजुटैप को ही स्टार्टिंग से रेफ़र किया हुआ है पूरा, और उसके साथ फिर मैंने थोड़ा बहुत मेरे जो पिछले साल सिलेक्ट हुए हुए दोस्त रहते हैं ना, उनसे एक ऐसे जैसे ना की एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए वगैरह इम्पोर्टेंस लिया हुआ है। और मेरा सबसे बड़ा तो एजुटैप के जो यूट्यूब के मैराथन सेशन रहते हैं, वो तो मैंने मतलब मेरे iPad में आज भी वो सारे PDF रहेंगे और मैं उसी के ऊपर मार्क करके एग्ज़ाम के पहले उसको रिवाइज़ करता हूँ। हाँ सुशांत, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहूँगा और मेरे दोस्त मुझसे पक्का रिलेट करेंगे एस्पिरेंट्स, कि जब आप अगर अपनी 2020 की सिचुएशन देखें ना, तो आप यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, आपका नबार्ड में 2021 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मल्टीपल फेलियर्स चल रहे हैं और उस टाइम पर ना खुद को उठाना बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था और बहुत ही डिफ़िकल्ट भी था। तो उस टाइम पर आपने कैसे खुद को रीग्रुप किया कि यार चल कोई बात नहीं, फेलियर हो रहे हैं पर करना है? वो फीलिंग क्या थी मतलब, और कैसे आपने खुद को जो है उठाया उस पर्टिकुलर टाइम पर? सर ये रिपीटेड फेलियर, क्लोज फेलियर से ना सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है ना कि आपका सेल्फ बिलीफ ही हिल जाता है पूरी तरीके से। मतलब आपको ऐसे लगने लगता है कि नहीं हो पाएगा, ये मतलब नसीब ही साथ नहीं दे रहा, सारा हम लोग नसीब के ऊपर डाल देते हैं। तो मुझे लगता है ना कभी ना नसीब के ऊपर डाल देना मतलब वो तो 6-7 दिन के लिए लगने वाला है, हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, मशीन तो है नहीं है, फीलिंग्स आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2-4 लोगों से बात कर लो जो अपने को समझ सकते हैं, एडवाइस देने वाले नहीं बट एटलीस्ट अपना सुनने वाले, उनसे बात कर लो। उसके बाद गेट बैक टू द रूटीन। कहाँ गलती हुई, जैसे मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, पिछली बार मेरा पूरा रहने का कारण था ESI ARD का ऑब्जेक्टिव, आई हैड स्कोर्ड लेस देन 90 मार्क, 18.75 टू बी प्रिसाइज, बाकी सब मेरे मार्क्स लिटरली टॉपर जैसे थे। इस साल मैंने डिसाइड किया था कि अगर प्री निकल जाएगा नाबार्ड का तो देख क्या करना है, तो पूरे ESI के ऑब्जेक्टिव में ही क्रैक करना है सारा। तो इस साल मुझे ESI के ऑब्जेक्टिव में 41.75 मार्क्स है। तो वो सब मतलब बेसिकली अंडरलाइनिंग यही है कि अपने खुद के मिस्टेक्स का हो रहे वो आइडेंटिफाई करो। एग्ज़ाम को क्रिटिसाइज करते बैठोगे, टेलीग्राम पे जाके मतलब एग्ज़ाम को ये करते बैठोगे, हो ही नहीं रहा है, ऐसे हो रहा है, प्रोसेस गलत है, कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है। 6-7 दिन ले लो अपने अच्छे से और उसके बाद आइडेंटिफाई। तो पेरेंट्स को किस तरह मनाते थे हर फेलियर के बाद? पेरेंट्स का सपोर्ट सिस्टम कैसा था फिर इस टाइम पर? सर मेरे पेरेंट्स तो मतलब अल्टीमेट सपोर्ट करते हैं। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि इतना भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि 4-5 अटेम्प्ट निकल जाएंगे उसी एग्ज़ाम में, बट उनका तो मतलब हम जैसे हर एक की बता जाएगी तो डैड से तो हमेशा सैक्रिफाइसेस किए हुए हैं लाइफ में, तो ये एग्ज़ाम में तो पूरे सैक्रिफाइस का ही मतलब दूसरा नाम हो चुका है सब कुछ। और मदर से तो मतलब इमोशनल सपोर्ट है, और मेरे भाई की वजह से हमेशा फाइनेंशियल सपोर्ट रहा है। कोई ऐसी मोमेंट आप रिकॉल कर सकते हो जहाँ पे ऐसा लगा हो कि यार बस अब नहीं हो सकता, बर्नआउट हूँ, अब ख़त्म है, मतलब अब बस एंड हो जाए, ऐसी कोई मोमेंट आई और उसको फिर कैसे आपने ओवरकम किया अगेन? देखो मैं बार बार ये चीज़ इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे जितने भी दोस्त हैं एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो बहुत जल्दी पेशेंस लूज़ करते हैं, बहुत जल्दी। मतलब 3-4 महीने पढ़ाई करने के बाद ही उनको ऐसा लगता है कि यार अगर इस बार टॉप नहीं किया तो फिर क्या ही पढ़ाई है। लेकिन आपने 4-5 साल निकालने इस प्रिपरेशन में, तो बर्नआउट वाली फीलिंग कभी आई और उसको कैसे ओवरकम किया, प्लीज़ शेयर करिए हमारे स्टूडेंट्स के साथ। हाँ सर, जैसे मैंने बोला कि मैं मेंटली प्रिपेयर होके आया था, 3 साल तो देने अपने कम से कम, बट अगर 3 साल नहीं बट 4 साल के बाद मतलब वही 2020 के अराउंड पैंडेमिक के टाइम एग्ज़ाम भी सारे डिले हो गए थे, तभी लिटरली लग रहा था कि अभी कुछ फ्यूल नहीं बचा है कुछ, तो इसी वजह से मैंने थोड़े दूसरे इधर उधर भी ये चालू कर लिया था कि थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट कुछ हो जाए। और सबसे बुरा वो लगता है ना कि फाइनेंशियल डिपेंडेंस जब चालू हो जाता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा बर्नआउट इमोशनली और मेंटली बर्नआउट कर देता है। तो वो बर्नआउट हुआ था।
बट ना सर, वैसे मैंने बोला ना कि बर्नआउट के बाद रिकवर करने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ये समझो कि आपका फेल्योर इसकी वजह से नहीं हुआ कि आप में कुछ कमी है, बट जो यूपीएससी की डिमांड है ना उसके अकॉर्डिंगली, या फिर नाबार्ड की या फिर कोई भी एग्ज़ाम की, तो आप खुद उस हिसाब से अभी तक रेडी नहीं हुए हो, कुछ ना कुछ आप में कमी डेफिनेटली है। तो वो जितने जल्दी आइडेंटिफाई कर पाओगे ना तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। बेसिकली जिनको जल्दी सक्सेस मिलता है और जिनको डिले लगता है ना, तो वो यही प्रोसेस में गलती हो जाती है। वो कंप्लीट नहीं है तभी, इसलिए वो आप कंप्लीट ही नहीं हुए इसलिए आप रिजेक्ट हो रहे हैं। बहुत बढ़िया चीज़, एक बहुत ही अच्छा मैसेज है कि हम ना बहुत जल्दी अपने आप को कंप्लीट मानना शुरू कर देते हैं, बट ट्रस्ट मी, एग्ज़ाम ही आपकी पहचान है कि आप कंप्लीट हो या नहीं हो। अगर आप कंप्लीट हो आप सेलेक्ट हो जाओगे, अगर आप कंप्लीट नहीं हो तो आप कहीं ना कहीं फिर वेटिंग लिस्ट में रहोगे। सुशांत, एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा यहाँ पर आपसे। अगेन एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपका डेली रूटीन क्या था? मतलब आपके लिए एक नॉर्मल डे कैसा रहता था, कि आपका शेड्यूल कैसा रहता था पूरे दिन पढ़ाई का? सर मेरा स्टार्टिंग के 3 साल तो मैंने मतलब घड़ी के कांटे के ऊपर रूटीन फॉलो किया है तभी एकदम। तो वहाँ तो मतलब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ फिक्स्ड होती थी कि सुबह इतने बजे मुझे लाइब्रेरी पहुँचना है, 2 घंटे में न्यूज़पेपर ख़त्म करना है, उसके बाद एक टेस्ट लगाना है, फिर लंच ब्रेक करना है, उसी के बाद सीधा थोड़ा सा वहीं पे पावर नैप ले लिया, फिर से पढ़ाई, शाम का चाय और फिर डिनर तक पढ़ाई, ऐसा तो था। बट अभी पिछले कुछ सालों से तो मतलब रूटीन इतना कुछ रहा नहीं था, थोड़ा मतलब जैसे एग्ज़ाम आएगी पास में तो एग्ज़ाम ये बढ़ जाता था। बट रूटीन में ये इंश्योर करता था कि मैं डेली लाइब्रेरी ज़रूर जाऊँगा और वहाँ पे बैठ के पढ़ूँगा एटलीस्ट। तो हाँ, तो वैसे था मॉर्निंग, बट मैं जनरली ये कोशिश करता कि 9 o'clock से पहले मतलब मैं लाइब्रेरी में जाऊँ, और फिर शाम को तो वैसे फिर ऑलमोस्ट 10 PM तक। तो आप बहुत डिसिप्लिन रहे इस टाइम पे? हाँ, मैंने कोशिश वो की। सब डिसिप्लिन की वजह, विदाउट डिसिप्लिन ना कंसिस्टेंसी नहीं आती है। राइट। और विदाउट कंसिस्टेंसी तो मतलब आज पढ़ लोगे फिर 4 दिन नहीं पढ़ोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इस प्रिपरेशन के दौरान सोशल मीडिया का त्याग किया या फिर वो पार्ट ऑफ लाइफ बना रहा? नहीं, मेरा स्टार्टिंग में 4 साल तो पूरा सोशल मीडिया से पूरा ये था। बाद में मैंने व्हाट्सएप फिर से चालू कर लिया था यूज़ करना, बट टेलीग्राम को मैंने थोड़ा सा, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने किया है इफेक्टिवली यूज़ थोड़ा टेलीग्राम। हाँ, एक बात और पूछूंगा ना कि कई बार जब हम सोशल मीडिया पे होते हैं और कोई दोस्त की फ़ोटो देखते हैं कि भाई वो कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी है, तो एक अलग सी नेगेटिव फीलिंग आती है कि यार हम शायद ये चीज़ मिस कर रहे हैं, हम कहाँ फंसे हुए हैं। तो उसको कैसे ओवरकम किया अगेन आपने? सर मेरे सिचुएशन में ना ये कभी फील नहीं हुआ है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब एडजस्ट अच्छा। कर रहा था मेरे लाइफ फेज में। बट पिछले 1-2 साल से वैसे लगने लगा था, बट फिर मैं अपने को वही बता रहा हूँ कि अपने लिए शायद से ये दिन आने वाले हैं आगे। ओके, कोशिश कर। ग्रेट। अब मैं थोड़ा सा आपको नबार्ड की प्रिपरेशन की तरफ ले जाना चाहूँगा कि नबार्ड की प्रिपरेशन को एक स्टूडेंट को जो स्टार्ट कर रहा है उसको किस तरीके से प्लान करना चाहिए, मतलब कैसे उसकी ओरिएंटेशन होनी चाहिए नबार्ड की प्रिपरेशन की? सर सबसे पहले ना एक बात समझनी चाहिए, नाबार्ड की एग्ज़ाम है ना, नाबार्ड का एग्ज़ाम का बेसिकली डिमांड आइडेंटिफाई करो, उसके हर एक फैक्टर को, हर एक को ब्रेक डाउन करो। प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ। जैसे प्रीलिम्स में हम लोग अगर चालू करेंगे, पहले तो सिलेबस देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। स्टार्टिंग में कुछ नहीं समझेगा कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से टॉपिक्स है, बट एटलीस्ट ना आप एक बार देख लोगे ना तो अपने को पता चल जाता है कि बाद में जब पढ़ेंगे तो हाँ इससे क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऐसे स्टार्ट वहाँ से करो। उसके बाद प्रीलिम्स को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। प्रीलिम्स में होता है क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर नॉलेज, ये सारे आपके क्वालिफाइंग सेक्शन है। उसमें भी क्वांट रीजनिंग के लिए देखो कैसा है कि पहले ना हम लोग कितना पानी में क्वांट रीजनिंग में वो समझ लो। इफ़ यू आर गुड इन द क्वांट एंड रीजनिंग तो आपको बस ना थोड़े मॉक टेस्ट लगाते रहने, और वहाँ पे जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस के आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे ना, कहीं पे भी जाओ यूट्यूब पे जाके देख लो प्रॉफिट एंड लॉस, 4-5 टाइप के प्रॉब्लम मिल जाएंगे, पजल ले लो सिमिलरली। तो ये ऐसे टैकल कर सकते हो। जिसको ज़्यादा इशू आ रहा है उनको शायद से मैं राइट पर्सन भी नहीं हूँ गाइड करने के लिए, बट उनको थोड़ा सा फिर डिटेल में पढ़ना पड़ सकता है। इंग्लिश के लिए तो अपनी न्यूज़पेपर जितना आप पढ़ते रहोगे उससे आपको ये होता रहता है। और उसके बाद सिनोनिम्स वगैरह या फिर अरेंजमेंट जम्बलिंग के लिए भी वगैरह मॉक से ही बेटर सॉल्यूशन हो सकता है। कंप्यूटर नॉलेज के लिए तो मैंने एजोटैप का एक 80 पेज का PDF है और 400 MCQ में जितने भी बीट नाबार्ड, बीट AO, और उसके बाद जो भी मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए मैं वही पढ़ के जाता हूँ। कभी बेनिफिट होता था, कभी ज़्यादा आता है तो फिर उसमें ऐड कर देता हूँ। डिसीजन मेकिंग तो मैंने ना लिटरली इंग्लिश के बेसिस पे सॉल्व किया हुआ, इंग्लिश मीनिंग से। तो और मेरे को दोनों टाइम ऑलमोस्ट 50% मार्क्स आ गए। तो उसके लिए क्या पढ़ना है वो तो मुझे खुद भी पता नहीं है ज़्यादा एक्चुअली। और उसके बाद बचा हाँ मेन अपने सेक्शन GA, ERD और ESI।
ESI भी आप देखोगे ना तो स्टैटिक ऑलमोस्ट उन्होंने बंद ही कर दिया पूछना, थोड़े बहुत पूछ लेंगे BOP पे वगैरह, बट आप उसमें भी तो हाँ उसमें बेसिकली बचता क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स और ये रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। गवर्नमेंट स्कीम्स आपको कुछ भी करके एजुटैप के जो स्कीम टैप का मटेरियल है 2-3 महीने का, क्योंकि वो लोग ना PIB से कवर कर रहे हो आप लोग, नहीं तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप मेंस में भी देखोगे ना सीधा PIB से उठाया हुआ है पैराग्राफ, उस चीज़ का कुछ भी नहीं है, बस 2-3 महीने का अच्छे से पढ़ लो। जनरली 6 महीने का पढ़ना चाहिए, बट ये उन लोगों के लिए कि जो एकदम ही लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन चालू करे। जो लोग रेगुलर कर रहे हैं उनको तो मतलब वैसे भी कुछ इशू आने वाला है नहीं। ये होगा ESI। ARD के लिए थोड़े से स्टैटिक एनालाइज कर लो, जैसे मैंने पहले बताया कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे। बाकी देखो एडवांस एस्टिमेट के ऊपर कुछ भी करके क्वेश्चन आने ही वाले। उसके बाद हुआ ये एनिमल हस्बेंड्री में भी एंड कौन सी ब्रीड है, या फिर पिछले साल सडनली उन्होंने पिग रिस्क के ऊपर फोर्स लिया, क्योंकि नाबार्ड का पिग रिस्क के ऊपर नॉर्थ ईस्ट में बहुत फोकस है, तो ये न्यूज़ वाले चैप्टर होते हैं तो वो पढ़ लिए। तो ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आइडेंटिफाई कर लो, उतने ARD के अच्छे से पढ़ लो। बाकी के चैप्टर ऐसे कर लो कि उसमें से इजी क्वेश्चन आए जाए, जो सबको आएगा वो अपना मिस ना हो जाए, तो वो सब कर लो। ARD स्टैटिक के हाँ ये होगा ARD स्टैटिक। और GA के स्टैटिक के लिए तो मेरा MCQ के लिए एक ही सॉल्यूशन रहेगा कि आप मैक्सिमम मैराथन सेशन MCQ कर लो, या फिर किसी कोर्स में भी अगर जितने MCQ मिलते हैं ना उतने MCQ सॉल्व करते रहो, क्योंकि MCQ में जब आप एक बार गलती करते हो ना तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाती है। PDF में कभी कभी हम लोग हाईलाइट करने में ओवरलुक कर जाते हैं। ये होगा प्रीलिम्स का ऐसा। और प्रीलिम्स में ना नाबार्ड के मेरा ऐसा अप्रोच रहता है कि मैं मैक्सिमम अटेम्प्ट कराता हूँ, 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं मेरे इसमें, क्योंकि थोड़ी सी श्योरिटी जब कम होती है तो थोड़ा से चांस लेने पड़ेंगे, अदरवाइज तो वैसे भी नहीं होने वाला है। हाँ बट एकदम ही ये नहीं होने चाहिए, अभी वेग अटेम्प्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि अपना भी थोड़ा ना इतने टाइम के प्रिपरेशन के बाद एक सबकॉन्शियस माइंड में फैक्ट्स होते हैं, तो कहीं वहाँ से भी आवाज़ आ जाती है, तो वो उसके ऊपर भी थोड़ा सा कर लेना चाहिए। उसके बाद मेंस में आ जाओगे तो 2 पार्ट है, एक तो सब्जेक्टिव एक और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की स्ट्रेटेजी जो पहले ही थी वही कंटिन्यू करनी है। स्कीम्स थोड़े जो फ्लैगशिप स्कीम रहते हैं उनको थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप वो प्री के लिए अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि बाद में थोड़ा सा ये ना बच जाए आपका। उसमें फिर आते हैं सब्जेक्टिव के। सब्जेक्टिव में ना राइट बैलेंस चाहिए क्वांटिटी और क्वालिटी का। क्वालिटी के लिए मैं तो बोलूँगा, कंटेंट के लिए मैं बोलूँगा कि कोई भी एक है ना या फिर UPSC या फिर जैसे एजुटैप का भी जो आजकल डिस्क्रिप्टिव वाला कंटेंट आता है ना, वो हर एक चैप्टर के ऊपर ना एटलीस्ट 10 क्वेश्चन भी डालते हैं आप लोग साइंस से, तो वो भी अगर पढ़ लिया ना 2 चीज़ें हो जाएगी। आपको कंटेंट तो मिलेगा, एक थोड़े से जैसे सब हेडिंग कीवर्ड वो कैसे ना वो मिल जाएंगे, तो उसके बाद वो, और उसके बाद फिर टाइपिंग में वो प्रैक्टिस करो कि वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके ऊपर फोकस करने से क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ जाएगी। और ना क्वांटिटी में भी आई विल से कि अगर 600 और 400 या क्या होते हैं ना, 450 के या 400 के, तो 90% तक तो वर्ड लिमिट जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भी जो मार्क कॉम्प्रोमाइज़ हुए कि मेरा थोड़ा इस साल एक वाला आंसर कम वर्ड में हुआ था, तो ये हो गया। सेम गोज़ फॉर दी ARD में भी स्कीम्स अच्छे से पढ़ लो, और थोड़ा सा ना सब्जेक्टिव में भी, जैसे कि सडनली कोई एकदम स्कीम पूछ ले, जैसे लास्ट ईयर मत्स्य संपदा योजना पढ़ लिया। अभी ऐसा तो होगा नहीं आपको सारा का सारा पता होगा, बट अगर ये थोड़ा ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि मत्स्य संपदा योजना मतलब पूछा है तो कुछ फ्लैगशिप होगा। फिशरीज सेक्टर तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं, थोड़े उसके टारगेट हमें पता होने ही चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप थोड़े से पॉइंट लिख सकते हो। मतलब 600 वर्ड तो आराम से 550 तो लिख सकते हो ना, छोड़ के तो कुछ आना नहीं है कैसे वैसे भी, क्योंकि वैसे तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ दोगे तो कुछ बचेगा नहीं मगर। ठीक है, तो हाँ ये हो गया मतलब मेंस। और इंटरव्यू के लिए तो मेरा सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी है, पिछले साल की ये निकालो, ट्रांसक्रिप्ट निकालो, उसमें से अपने को जो सूटेबल है वो क्वेश्चन ले लो, और 2-4 लोगों से साथ वो फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, और हो सके तो प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात कर लो। उससे क्या होगा कि आपको नाबार्ड के जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो पता चलेगी, और आपके आंसर थ्योरेटिकल से अच्छे खासे प्रैक्टिकल बन जाएंगे। प्रशांत, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन तो ये पूछना चाहूँगा कि UPSC वाले बच्चे को एडवांटेज है नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर एग्जाम के लिए? सर UPSC वालों के लिए
एडवांटेज नहीं बोल सकता उसे, क्योंकि बाकी लोग भी अगर एफर्ट डालेंगे तो उसी लेवल पे आ सकते हैं। बट यूपीएससी वाले लोग थोड़ा सा वो कैरी करके आते हैं कि थोड़ा सा सब्जेक्टिव का उनका खुद का नोट्स रेडी हो सकता है, मे बी वो एआरडी का, ईएसआई का। और ऑब्जेक्टिव में तो उल्टा, ऑब्जेक्टिव में तो मुझे लगता है कि उनको डिसएडवांटेज है, क्योंकि यूपीएससी की जो ऑब्जेक्टिव की डिमांड है वो और नाबार्ड की जो ऑब्जेक्टिव की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ग्रेट। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले बच्चों को जनरली ये लगता है कि हमारे लिए एआरडी कवर करना बहुत ही टफ है, तो वो मिथ है या फिर एक फैक्ट है? सर अब अगर देखोगे ना, अभी नाबार्ड में सिलेक्शन तो मैक्सिमम इंजीनियर्स का हो रहा है और सीएस का वगैरह। उसका मेजर रीज़न वही है कि आप एआरडी के जैसे कुछ एकदम कोर डिमांड होते हैं, जैसे फार्म मैकेनाइजेशन में ट्रैक्टर की साइज़ वगैरह क्या है वगैरह, ये कभी नाबार्ड में आएगा ही नहीं। नाबार्ड इज़ रेगुलेटरी बॉडी है वो एक, तो रेगुलेटरी भी नहीं बोल सकते, स्टैट्यूटरी बॉडी, और मतलब उसका कोर फंक्शन है। तो उनको भी जनरलिस्ट लोग चाहिए होते, तो एकदम स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और स्टैटिक से एकदम बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो वे मतलब मैं तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ये मिथ ही हो सकता है। अब मैं कुछ आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी में, आपकी पूरी जो लाइफ चली है प्रिपरेशन की, यहाँ पे आपके अलावा कोई एक मेजर अनसंग हीरो जो आप बताना चाहें, जिसको मेंशन करना चाहें आप? सर यहाँ पे मैं पेरेंट्स को छोड़ के बोलूँगा, उसमें मेरा एक दोस्त है, उसका नाम नहीं ले सकता, बट मतलब जब भी मुझे कुछ भी इशू आए, उन्होंने बेसिकली खुद तो प्रिपरेशन क्विट कर दी है 3 साल बाद, बट अब भी जब भी मुझे कुछ भी इशू आए ना, ही मोटिवेट लाइक, मतलब बस मुझे भी लगने लगता है कि बस मैं ही कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता बाकी। बट हाँ, वो एक अनसंग हीरो मैं बोलूँगा कि ही हैज़ ऑलवेज बीन विथ मी। और आपके क्लोज फ्रेंड्स आपको किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? हम बेसिकली सर, जो आपने मुझे स्टार्टिंग में क्वालिटीज़ बोल दी ना, कि मतलब मैं थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेता हूँ। बेसिकली मुझे तो ऐसे लगता है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस ही नहीं है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हार्ड वर्क ही स्मार्ट वर्क के नाम से पहचाना जाएगा। एक क्वेश्चन और कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपकी एज भी बढ़ती जा रही थी, तो घर वालों की तरफ से मैरिज प्रेशर आया कभी? नहीं, मेरे फैमिली तो दे आर एजुकेटेड लेवल के, मतलब कभी कभी एजुकेटेड फैमिलीज भी थोड़ा सा कम कर जाए, उससे ज़्यादा वो समझदारी से करते। वो अगर कहीं रिलेटिव्स के उनके ऊपर प्रेशर आता होता, वो भी कभी मेरे तक पहुँचा नहीं। पास ऑन होने नहीं दिया, फिल्टर का काम किया एकदम। बहुत बढ़िया। अब मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करना चाहूँगा, अगर आप मुझे परमिशन दें। यस। चलो, कुछ क्वेश्चंस हैं। आपका निकनेम इन फैमिली एंड फ्रेंड्स? सुशी। ओके, सुशी। ग्रेट। योर फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस? सर एक्टर में तो ये है मेरे, एक्ट्रेस तो आलिया भट्ट है। पहले एक्ट्रेस बताइए, देख लो। हाँ। और एक्टर में पंकज त्रिपाठी। ग्रेट। एंड फूड आइटम यू कांट लिव विदाउट? मुंबई वाले तो वड़ा पाव। विच मूवी कैरेक्टर डू यू रिलेट विद द मोस्ट? सर मेरे मूवीज ही ज़्यादा दिखता नहीं हूँ, तो यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन। स्किप दिस। हु इज योर फेवरेट टीचर इन एडुटैप? सर मेरे अंचित सर। ग्रेट। हु वाज द फर्स्ट वन टू कॉल यू आफ्टर सिलेक्शन इन नाबार्ड? वो एक दोस्त जिसके बारे में मैंने आपको बोला था। ग्रेट। 3 words to describe you according to you? मुझे थोड़ा सा सेल्फ बिलीव ज़्यादा रहता है। मैं जनरली एक बार डिसीजन ले लेता हूँ ना, तो उसको पूरा करने के लिए, हार्डवर्क देने के लिए रेडी रहता हूँ, और आई विल से कंपैशनेट। ग्रेट। वन थिंग एडुटैप मस्ट इम्प्रूव? सर थोड़ा सा कभी कभी मुझे लगता है कि एडुटैप के कोर्सेस में कंटेंट का ओवरडोज भी हो सकता है कभी। आप खुल के बोलिए प्लीज़। तो कंटेंट का बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो जाता है कभी कभी। अभी मेरा कैसा होता है कि ओवर द टाइम यू लर्न दिस थिंग्स, कि मतलब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी कोशिश की जा सकती है। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव। वन रीज़न फॉर सक्सेस, टैलेंट और हार्डवर्क? सर आई थिंक हार्डवर्क। ग्रेट। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट यूपीएससी नाउ? तो फिलहाल तो मेरा प्लान है, जो नया जॉब है उसमें जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो सीख लेने का। यूपीएससी तो मतलब ओपनली बोलो कि एक ऐसी चीज़ है कि एक बार आप चालू कर दोगे, जब तक वो आपको
इलिजिबल नहीं कर देते, आपकी कभी छोड़ने की इच्छा नहीं होगी, बट एक टाइम मैनेजमेंट का भी कोशिश चल रही है, और जो जॉब है उसके ऊपर सीखनी। राइट, अब हम एंड में मैं आपसे एक एडवाइस जानना चाहूँगा जो आप देना चाहें हमारे एस्पिरेंट्स को जो प्रिपेयर करें नाबार्ड ग्रेड एग्जाम, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, क्या एडवाइस रहेगी आपकी उन लोगों के लिए? सर मैं 3-4 एडवाइस देना चाहूँगा। सबसे पहली तो ना आप कभी ना एग्ज़ाम को क्रिटिसाइज मत करते बैठिए, खुद के ऊपर सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, उससे ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे। सर सेकेंड इज़ दैट देयर इज़ वन कोट विच आई लाइक मेट दैट कि बी हैप्पी विथ योर प्रोग्रेस बट डोंट गेट सेटिस्फाइड, बिकॉज सेटिस्फैक्शन इज़ फॉर द वीक पीपल। एक है हो गया। और सर लास्ट वाला ऐसा रहेगा कि कुछ भी हो जाएगा ना तो क्या बोलते हैं वो, खुद के ऊपर ना सेल्फ बिलीव रहने दो, और उसके लिए ना सोशल लाइफ कभी कट मत करना। मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग में वही कर दी कि मैंने सोशल लाइफ कट ही कर दी, तो फिर वो ऐसे हो रहा है कि हम लोग खुद ही के ऊपर सुनते रहेंगे और खुद ही मिस्टेक करते जा रहे। तो कभी कभी दूसरों के मिस्टेक से भी सीख लेना चाहिए, और कभी ऐसी भी चीज़ें होती है जो खुद ने एनालाइज कर पाते हैं, लेकिन दोस्त अपने को अच्छे से जल्दी से बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सुशांत, एंड विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और अब आप शायद और मोटिवेटेड रहेंगे अपनी तैयारी करने के लिए। एंड फ्रॉम एवरीवन साइड, एंड आई वुड अगेन लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट सुशांत। थैंक यू वेरी मच सुशांत। थैंक यू सर।